नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका अभिनंदन करता है। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। और कबीर पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं उनकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लेकर, और जो उनके पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनके काव्य के कितने पक्ष हो सकते हैं। और आज हम उनकी कविता के शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। उनकी कबीर की कविता का जो कला पक्ष है उस पर हम चर्चा करेंगे, और उससे कई छोटे जो है प्रश्न बन जाते हैं। और कई बार अगर कोई परीक्षक को उनका कला पक्ष बेहद प्रिय होता है तो वो बड़ा प्रश्न भी बना लेता है। लेकिन जो है वैसे अमूमन तौर पर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते। तो इसलिए उनकी कविता के भाव पक्ष, विचार पक्ष और सामाजिक पक्ष के साथ साथ शिल्प पक्ष भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वैसे देखें तो कबीर उस तरह से कवि नहीं थे, या कहें मध्यकाल के जितने लोग थे वो जो हमारे एक कवि होने का एक जो पैमाना था उस समय में, वैसे वो कवि नहीं थे कि जिसमें जो है काव्य शास्त्रीय मान्यताओं या परंपराओं या जो छंद अलंकार को साधने वाला साधक जैसा होता है, वैसा जो उस समय जो परिभाषा तक कवि की रस की सृष्टि करने वाला और परंपराओं मान्यताओं को देख कर लिखने वाला, तो वैसे तो कबीर नहीं है कवि उस तरह से अगर हम देखें तो, या कोई भी नहीं है। इवन तो तुलसीदास जो खुद इतने बड़े कवि थे वो भी यही लिखते हैं कि मैं तो कवि उस तरह से नहीं हूँ। केवल जायज़ सी एक जगह जरूर उनकी पंक्ति आती है कि मोहम्मद कवि प्रेम का, वहाँ वो जरूर अपने आप को कवि कह रहे हैं, लेकिन उनका भी अभिप्राय उतना अपने आप में वैसा नहीं है कि मेरे शिल्प पक्ष को, कविता को देखा जाए। तो उस आधुनिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि उनकी कविता जो है उस तरह से आज के जो कवि जो जितना शिल्प पक्ष पे बड़ी मेहनत और बड़ा उछल कूद करते हैं, वैसा जो है उनके यहाँ नहीं है। और कबीर की भाषा को अगर हम लेकर बात करें तो सबसे प्रखर और सबसे विचारोत्तेजक और एक अग्नि की तरह जो उनकी भाषा है, उनके काव्य का सबसे बड़ा, शिल्प का सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ा वो स्वरूप है कि कबीर की भाषा इतनी चुटीली है, इतनी सहज है, इतनी साधारण है, और इतनी हमारे अंदर से वो आई हुई है कि हम देख के कहते अरे ये तो मैं भी जान रहा था, अरे ये तो मुझे भी पता था। और वो एकदम से जो है कबीर की पंक्ति जो है आ जाती है, तो लगता है कि अरे ये कितनी सरल है। अगर हम आज भी अगर बच्चों को हमने पूछा था एक बार कक्षा में कि आपको कौन से कवि की बात तुरंत समझ आ जाती है, या कौन से कवि को पढ़ते समय आपको जोर नहीं आता है मस्तिष्क में समझने, तो मुझे 10 में से 9 या 8 बच्चों ने जो है कहा था कि सर हमने कबीर दास को जब भी पढ़ा है तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, उनकी बातें इतनी सरल और सहज है कि हम तुरंत समझ जाते हैं। ये जो बात है, ये छोटे बच्चे जो बोलते हैं वो काफ़ी हद तक सत्य बहुत करीब होता है, तो वही बात कबीर की है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी कविता सरल सीधी होते हुए जो है बेकार है या वैसी हो जाती है हल्की, नहीं, उतनी ही वो गंभीरता, उतना ही प्रासंगिकता लिए हुए है। और वह मूलतः भोजपुरी वासी थे, जो बनारस का जो बेल्ट जहाँ वो जो बोली बोलते थे उसको भोजपुरी कहते हैं। अब ये नए शोध से पता चला है कि कबीर की भाषा जो है वो भोजपुरी है, लेकिन संतों की वैसे कोई भाषा नहीं होती है, वो तो जहाँ से जो शब्द मिलता है वहाँ से ले लेते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुकड़ी कहा था। हालांकि इसमें थोड़ा व्यंग्य था, सदुकड़ी मतलब साधुओं के जैसी, यानी इधर उधर से ली हुई चीज़ वो वाली, लेकिन वो मूल जो है उसका भावार्थ जो है वो हमें समझना चाहिए कि साधुओं जैसी उनकी भाषा थी। यानी जैसे साधु होता है बहते पानी की तरह घूमने फिरने वाला, कहीं बैठ गया, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ खा लिया, कहीं कुछ, वैसे ही कबीर जो है अपनी भाषा में जो है कहीं से भी कुछ भी जहाँ वो गए, जहाँ से उनको प्रभाव मिला वो उनके यहाँ आता है। उनके भाषा पर पंजाबी का भी प्रभाव दिखता है, उसके शब्द भी मिलते हैं, तो राजस्थानी का भी प्रभाव दिखता है, तो मालवा का भी प्रभाव दिखता है। मालवा एक मध्य प्रदेश का रीजन कहलाता है, जो इंदौर, उज्जैन और इस तरफ का जो बेल्ट है, ग्वालियर तक आता है ये, वो तो वो मालवा का प्रभाव भी आ जाता है। तो अवधी का भी बहुत प्रभाव है। इस तरह से कबीर के यहाँ मतलब प्रभाव संतों, क्योंकि वो भ्रमणशील प्राणी होते हैं संत, तो उनकी कविता की भाषा में वो सब चीज़ें आती है। जैसे कि एक उनकी पंक्ति है, रड़ गया आटा लूण,
अब आप देखिए 3 या 4 शब्दों की एक पंक्ति है, रल गया आटा लूण, मतलब आटे में नमक मिल गया। कहना ये चाह रहे हैं कबीर कि आत्मा और परमात्मा एक हो जैसे हो जाती है, जैसे नमक में आटा मिक्स हो जाता है। अब रल गया पंजाबी का शब्द हो गया, आटा अपनी खड़ी बोली हिंदी से शब्द आ गया, और लूण प्योर राजस्थानी शब्द है, अपन बोलते ही हैं लूण, है ना। पंजाब में भी कई जगह लूण कहते हैं, उत्तर की तरफ उधर। तो ये लूण एकदम देखिए कहाँ ट्रेवल करके पहुंच गया। तो ऐसे कबीर की कविता है जो हर भाषा से प्रभाव थोड़ा अपने आसपास का लेती है, और अपना व्यंग्य जो है, अपना वो एक जो है वो गढ़ती है। और उस तरह से अगर हम कबीर की कविताओं में शिल्प को ढूंढने जाएंगे तो वो वाली गलती हमारी है, उनकी नहीं है, क्योंकि वो अपने तय कविता कर रहे थे। और एक और सवाल कबीर पर शिल्प को लेकर बनता है, जो एक प्रसिद्ध पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसको लेकर बनाया जाता है। बड़ा सवाल भी लगभग आज तक जितनी परीक्षाएं हुई है उसी पंक्ति को लेकर बनाया गया है, जिसमें द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। इसी पंक्ति को बार बार परीक्षा में उठाकर पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, या इस पंक्ति के आलोक में कबीर के शिल्प या भाषा पर बात कीजिए। टिप्पणी पर भी सवाल आ जाता है। तो यह जब पंक्ति हमें पता होगी, पहले बात तो ये पता होना, और दूसरा कि ये पंक्ति किसने लिखी है यह पता होना भी आवश्यक होता है। तो ये पंक्ति जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर यानी तानाशाह, जैसे तानाशाह होता ना, जो मन आया करा लिया देश दुनिया में, जहां जो चाहा वो करा दिया, कोई उसको ना देने वाला नहीं। वैसे ही कबीर ऐसे कवि थे जो अपनी भाषा से जो चाहे निकाल सकते थे, जैसा चाहे उसको मोल्ड कर सकते थे, जैसा चाहे उसको स्वरूप दे सकते थे। और ये कवियों के रूप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम अपनी बात करें, जैसे कि मैंने आपसे कुछ पूछा बच्चों ने, या बच्चों ने मुझसे कुछ पूछा, और मैं वही बात बोल जाऊं, मैं वही चीज़ कह जाऊं जो आप सुनना चाह रहे हैं, या जो आपसे मैं पूछूं आप भी जो है वो मुझे वही उत्तर दें, वो होती है भाषा पर पकड़। तो वैसी जो है कबीर की भाषा पर पकड़ थी। वे बोलियों के ठेठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, एकदम ठेठ शब्द उठा के लाएंगे बोलियों का, अपनी भाषा का, और वो ऐसा प्रयोग करते हैं। इसी के कारण उनको डिक्टेटर कहा जाता है कि बोलियों का वैसा प्रयोग हमें कहीं नहीं मिलता, किसी कवि के यहाँ इतनी अधिकार पूर्वक जो है वो नहीं मिलता है। दूसरे कबीर के जो कविता के शिल्प पक्ष में बात आती है कि वो ऐसे कवि है जो बार बार सुनने की बात करते हैं, सुनाने की बात करते हैं, सुनो सुनो ये सुनना। तो हम जानते हैं कि मनुष्य जो है सुनना पहले आता है, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं। हम पैदा हुए, हमारे कान ठीक है तो हम सुन सकते हैं, हमने सुनना सीख लिया उसी दिन से, हाँ हम सुन रहे हैं आवाज़। लेकिन पढ़ना जो होता है वो हमें अर्जित करना पड़ता है, वो हमें सीखना पड़ता है। उसके लिए हम स्कूल जाते हैं, उस समय पाठशालाओं जाते थे, मदरसा जाते हो आप, वहाँ आप पढ़ना सीखते हो। तो कबीर कहीं नहीं ये कहते कि सुनो की जगह पढ़ो भाई साधो, पढ़ो पढ़ो, नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ना जो होता है वो अलग चीज़ है, वो अर्जित की जाएगी, और उसमें कई चीज़ें कॉम्प्लेक्स आ जाती है। लेकिन सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुना एक अनपढ़ आदमी भी सुन सकता है, बिल्कुल, कभी जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है वो भी सुन सकता है। इसीलिए कबीर की कविता गांव गांव तक जाती है। और आप देखिए कि 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा किसी कवि की कविता को गाया गया है गायकों द्वारा, हर तरह के, अंग्रेज भी, देसी भी, बम्बई के भी, यूपी के भी, तो राजस्थान के भी, तो मालवा के भी, जितने गायक हैं उन्होंने सबसे पहले अगर किसी कवि भक्त की कविता गाई है तो वो कबीर है। वो इसी कारण से, क्योंकि वो सुनाने वाली है, वो जो है लोगों को एक संबोधित करके कही गई है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कबीर की भाषा में प्रतीकों का बहुत प्रयोग है। और ये प्रतीक कहाँ से आए हैं? ये कहीं शून्य जगत से नहीं लाए हैं, वो भी हैं, लेकिन आसपास चलने वाले, चक्की, बाग बगीचा, कुमार की मटकी, माँ उसका जो है वो मटकी बनाने वाला, मतलब ऐसे ऐसे प्रयोग, ताना बाना, वो जो आसपास से उन्होंने लिए, जिनको हम जान रहे हैं, जिनको हम देखते हैं, आसपास के सब प्रतीकों को वो अपनी कविता के अंदर लाते हैं। ये जो है एक कवि का बड़ा बात होती है कि जो आसपास अपने दिख रहा है उसी को जो है अपने काव्य में जो है वह प्रयोग करे।
और ऐसी चीज़ निर्मित कर दे जिसे देखकर हम वाह वाह कर उठें कि अच्छा ये देखो आप ये क्या कह रहे हैं। ये तो ये प्रतीकों का इस्तेमाल एक बड़े कवि की पहचान होती है। कबीर कवि काव्य के शिल्प पक्ष को मतलब उतनी गहनता से नहीं लेते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके काव्य का शिल्प पक्ष कमजोर है। उनके अंदर उतना ही उत्कृष्ट रूप है जितना दूसरे कवियों में है। बस वो उसके लिए सहजता का रवैया अपनाते हैं। वो उसके लिए कोई जो है मतलब कठिनता का मार्ग वो नहीं करते। आजकल जैसे माना जाता है ना कि कविता कठिन होनी चाहिए, कविता को थोड़ा वैसा पढ़ना चाहिए जिससे समझने में हर आम आदमी को समझ में आ जाए, तो वो कविता क्या हुई। ये एक हमारे यहाँ एक ये भी विचार है कि अरे ये क्या, अनपढ़ गंवारों को भी चीज़ समझ आ जाए तो फिर तो वो क्या ये है। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो एक विचार है, कबीर की कविता इसके विरुद्ध खड़ी होती है। इसीलिए उनकी कविता का शिल्प पक्ष है वो अपने आप में अनूठा है और बहुत जो है उसका है। और हम इस पर बात करेंगे अगली कक्षा में। हम जो है इसको और उस पर कबीर की कविता की भाषा और शिल्प और उनकी और चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।